नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी लेखपाल की तैयारी आपकी निरंतर जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आज फिर मैं हाजिर हूं आपके लिए एक और नया मॉक टेस्ट लेकर। उम्मीद करता हूं आप लोग निरंतर हमारे साथ बने रहेंगे और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर जाकर आप लेखपाल और हमारे चैनल की सभी वीडियो की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं मात्र 150 रुपए में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है आपका कि रैयत बाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 3 कथन दिए गए हैं, उनमें से एक सही है या तीनों सही हैं या दोनों सही हैं, यह आपको तय करना है। इसे थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में सर्वप्रथम लागू किया। इसमें सरकार और किसानों के बीच कोई बिचौलिया नहीं था और लगान सीधे किसानों से वसूला जाता था। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल लगभग 51% पर लागू थी। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या सभी? बताइएगा। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 सभी सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास, बंबई और असम के कुछ हिस्सों में लागू थी। यह ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग को कवर करती थी। तो तीनों कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। दीवाने तन, दीवाने खालिसा, मुस्तौफी, मुशर्रफ, एक तरफ मुगल विभाग दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके कार्य दिए गए हैं। सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन ए, सभी सुमेलित हैं। दीवाने तन जागीर व वेतन का हिसाब रखना था। दीवाने खालिसा शाही भूमि की देखभाल करता था। मुस्तौफी आय व्यय का निरीक्षक था। मुशर्रफ आय व्यय का लेखाकार होता था, यानी कि अकाउंटेंट। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि जैसे हुई हैं उसी काल के अनुसार उनको व्यवस्थित करना है। नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे, साइमन कमीशन का भारत आगमन और सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ। तो ये चारों को आपको सुव्यवस्थित करना है। कौन सा सही है ये आपको बताना है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। सबसे पहले साइमन कमीशन फरवरी 1928 में भारत आता है। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में आती है। फिर जिन्ना की 14 शर्तें मार्च 1929 में आती हैं और इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है 1930 में। अगला प्रश्न है आपका कि अशोक के 13वें शिलालेख को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह कथन है और कारण है कि इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक के हृदय परिवर्तन तथा धम्म विजय की घोषणा है। बताइएगा क्या यह सही है? कथन कारण के आधार पर जो आपके 5 ऑप्शन दिए गए हैं, यहां पर जो ऑप्शन आपका सही हो जाता है वो है ए। दोनों सही है, कथन और कारण, और सही व्याख्या भी करता है कारण कथन की। 13वां शिलालेख सबसे लंबा है और इसमें कलिंग युद्ध की विभीषिका और अशोक द्वारा युद्ध त्याग का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है आपका कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए के संस्थापकों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? रामप्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, सूर्यसेन या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन डी, सूर्यसेन शामिल नहीं थे। सूर्यसेन मास्टर दा कहे जाते हैं। ये इंडियन रिपब्लिकन आर्मी चटगांव से संबंधित थे। एचआरए की स्थापना 1924 में कानपुर में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि वैदिक काल में नियोग प्रथा का क्या अर्थ था? विधवा का अपना देवर के साथ विवाह करना संतान प्राप्ति हेतु, राजा द्वारा कर वसूलने की प्रथा, गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करना, पशुबल की एक विधि या इनमें से कोई नहीं? तो बताइएगा वैदिक काल में नियोग प्रथा का क्या अर्थ था? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। ऋग्वैदिक काल में निसंतान विधवा को पुत्र प्राप्ति हेतु अपने देवर के साथ रहने की अनुमति थी, उसे नियोग कहा जाता था। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? लोकसभा को, राज्यसभा को, राष्ट्रपति को, संघ लोक सेवा आयोग को या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? सही उत्तर है आपका बी, राज्यसभा।
राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्तावित प्रस्ताव को पारित कर नई अखिल भारतीय सेवा बना सकती है। अगला प्रश्न है आपका कि 73वें संविधान संशोधन के तहत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अनिवार्य नहीं बल्कि स्वैच्छिक है? ग्राम सभा का गठन, पंचायतों का 5 वर्ष का कार्यकाल, पिछड़े वर्गों का आरक्षण देना, राज्य चुनाव आयोग का गठन, इनमें से कोई नहीं। तो 73वें संविधान संशोधन के तहत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अनिवार्य नहीं है बल्कि स्वैच्छिक है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। ओबीसी को आरक्षण देना राज्य विधानमंडल के विवेक पर निर्भर करता है। यह अनिवार्य प्रावधान नहीं है, इसकी सीमा घटाई और बढ़ाई भी जा सकती है। अगला प्रश्न है आपका कि सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध मुख्य रूप से किससे है? केंद्र राज्य संबंध, बैंकिंग सुधार, चुनाव सुधार, न्यायिक नियुक्तियां या इनमें से कोई नहीं। तो सरकारिया आयोग का जो संबंध है वो केंद्र राज्य संबंध से है। आपका ऑप्शन ए सही है, 1983 में यह बना था। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों के शासन का प्रावधान है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, असम, मेघालय, बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, AMTM। ये आपकी ट्रिक होती है, या इसको आप ATM स्क्वायर से भी याद कर सकते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ATM स्क्वायर में बनता है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो ऐसे भी आप AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम याद कर लीजिए। अनुसूची 6 में ये राज्यों से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि लोक लेखा समिति PSC का अध्यक्ष परंपरा के अनुसार कौन होता है? सत्ता पक्ष का वरिष्ठ सांसद, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्षी दल का नेता या सदस्य, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। 1967 से यह परंपरा है कि PSC का अध्यक्ष विपक्षी दल से चुना जाता है। इसके 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। अगला प्रश्न है आपका कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट किस स्थिति में जारी की जाती है? जब किसी को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया हो, जब कोई सार्वजनिक अधिकारी अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा हो, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करे, जब किसी पद पर अवैध नियुक्ति हो। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हाबियस कॉर्पस ये जारी की जाती है ऑप्शन ए में, जब किसी को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया हो। हाबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा करती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी स्थानीय पवन नहीं है? मिस्ट्रल, बोरा, चिनूक, ब्लिजार्ड या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी स्थानीय पवन नहीं है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, चिनूक। चिनूक एक गर्म और शुष्क पवन है जो रॉकी पर्वत USA की पूर्वी ढलानों पर बहती है। इसे हिमभच्छी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? 4 ऑप्शन में आपके नाम है, 5वां आपका आयोग के अनुसार इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले केरल मालाबार तट पर लगभग 1 जून को टकराता है। अगला जो प्रश्न है उसमें सूचियां दी गई हैं 1 और 2, एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ क्षेत्र है। लौह अयस्क, तांबा, बॉक्साइट, सोना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा और कर्नाटक। तो सही उत्तर सोना आपका कोलार कर्नाटक से आता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखा करिए। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सभी सही सुमेलित हैं। लौह अयस्क बैलाडीला, तांबा खेतड़ी, बॉक्साइट कोरापुट उड़ीसा, सोना कोलार कर्नाटक। ठीक है, तो ये चीजें आपको रिवीजन करने के लिए हैं, याद करने के लिए हैं। सभी युग्म सही सुमेलित हैं। बैलाडीला लौह अयस्क के लिए और खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, जर्मनी में स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित एक ब्लॉक पर्वत है, यहां से डेन्यूब नदी निकलती है। अगला प्रश्न है आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? सही उत्तर है आपका सी, बिहार, 61.8%। अगला प्रश्न है आपका कि डंकन दर्रा किनके बीच स्थित है? तो सही उत्तर है आपका बी, दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में। डक्कन पास दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है।
अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, फिलिप्स वक्र किसके मध्य संबंध दर्शाता है? कर की दर और राजस्व, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, आय और उपभोग, मांग और आपूर्ति, या इनमें से कोई नहीं। फिलिप्स वक्र किसके मध्य संबंध दर्शाता है? तो ये सही उत्तर है आपका बी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में फिलिप्स कर्व संबंध रिलेशन दर्शाता है। अगला प्रश्न है आपका कि पीएम कुसुम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देना, सौर ऊर्जा चलित पंप सेट और ग्रिड से जुड़े सौर संयंत्र स्थापित करना, जैविक खेती को बढ़ावा, फसल बीमा, या इनमें से कोई नहीं। तो पीएम कुसुम योजना जो है ये आपका सौर ऊर्जा चलित पंप सेट और ग्रिड से जुड़े सौर संयंत्र स्थापित करने से संबंधित है। जब किसानों को डीजल पंपों की जगह सौर पंप उपलब्ध कराती है सरकार, और अतिरिक्त जो बिजली बनती है वो ग्रिड को बेचने में सक्षम बनाती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए तेंदुलकर समिति ने किस आधार का उपयोग किया था? केवल कैलोरी सेवन, प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय, आय का स्तर, संपत्ति का स्वामित्व, या इनमें से कोई नहीं। भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए तेंदुलकर समिति 2009 ने किस आधार का उपयोग किया था? सही उत्तर है आपका बी, सुरेश तेंदुलकर समिति ने कैलोरी आधारित मॉडल को छोड़कर भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य पर होने वाले मासिक उपभोग व्यय का आधार बनाया था। यह थोड़ा व्यापक है। अगला प्रश्न है आपका कि महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कंपनी को पिछले 3 वर्षों में औसतन कितना वार्षिक टर्नओवर होना चाहिए? 20,000 करोड़, 25,000 करोड़, 15,000 करोड़, 50,000 करोड़। सही उत्तर है आपका बी, 25,000 करोड़। अगला प्रश्न है आपका कि राजकोषीय घाटा क्या होता है? कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां उधार को छोड़कर, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान, ए और सी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका डी, ए और सी दोनों। राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधारी आवश्यकताओं को दर्शाता है। इसे कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि लीड बैंक योजना किस समिति के सिफारिश पर शुरू की गई थी? सही उत्तर है आपका बी, नरीमन समिति। 1969 में नरीमन समिति की सिफारिश पर जिला स्तर पर बैंकिंग विकास के लिए लीड बैंक योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है आपका 25, उत्तर प्रदेश में भू कृषि का रिकॉर्ड किस दस्तावेज को कहा जाता है? खतौनी, गिरदावरी, जमाबंदी, सजरा, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका बी, गिरदावरी। गिरदावरी वह रजिस्टर है जिसमें लेखपाल साल में 2 बार खेत पर जाकर फसल का ब्यौरा दर्ज करता है। खतौनी स्वामित्व का रिकॉर्ड है। अगला प्रश्न है आपका कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्राथमिक फोकस क्या है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो DNRLM है, यह ध्यान रखिएगा। तो गरीब ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से, और महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना। अगला प्रश्न है आपका कि पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज मॉडल किस अवधारणा की अवधारणा किसने दी थी? मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, MS स्वामीनाथन, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम ने ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करने के लिए पूरा मॉडल का सुझाव दिया था। इसका फुल फॉर्म है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। अगला प्रश्न है आपका कि भूमि माप की इकाई एयर कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? 100 वर्ग मीटर, 10 वर्ग मीटर, 1000 वर्ग मीटर, 4047 वर्ग मीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, 1 एयर बराबर 100 वर्ग मीटर, 1 हेक्टर बराबर 100 एयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है आपका कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत एक सांसद को क्या करना होता है?
तो सही उत्तर है आपका एक ग्राम पंचायत को गोद लेकर उसे आदर्श गांव के रूप में विकसित करना होता है। बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाता है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं। वह अपने या पति पत्नी के गांव को छोड़कर ही गांव को गोद लेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में तहसील दिवस अब संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो प्रत्येक माह के प्रथम और तीसरे शनिवार को। अगला प्रश्न है आपका ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष RIDF की स्थापना 1995-96 में किस संस्था के अंतर्गत की गई थी? RBI, नाबार्ड, सिडबी, SBI या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष RIDF की स्थापना 1995-96 में किस संस्था के अंतर्गत की गई थी? सही उत्तर है आपका बी, नाबार्ड। अगला प्रश्न है आपका कि अंबेडकर विशेष रोजगार योजना ABRY का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन रोकना और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन करना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके सतत रोजगार पैदा करना और पलायन रोकना है। यह 1991 की योजना है। अगला प्रश्न है आपका कि स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी को क्या प्रदान किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, संपत्ति कार्ड, भू स्वामित्व का अधिकार। इस योजना में ड्रोन तकनीक से गांवों का सर्वेक्षण कर ग्रामीणों को उनकी आवासीय संपत्ति का स्वामित्व कार्ड दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि गगनयान मिशन के लिए विकसित किए जा रहे भारत के ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? सही उत्तर है आपका व्योम मित्र। बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान से पहले अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन और ऑक्सीजन ऑक्सीकारक को किस अवस्था में रखा जाता है? अत्यंत कम तापमान में द्रव के रूप में। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें लिक्विड हाइड्रोजन होती है जो -253 डिग्री सेल्सियस पर रखी जाती है और लिक्विड ऑक्सीजन भी होती है जो -183 डिग्री सेल्सियस पर रखी जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि MRI मशीनों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? एक्सरे का, चुंबकीय तरंगों का, ध्वनि तरंगों का, गामा किरणों का। सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन। MRI का जो फुल फॉर्म होता है वो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का उपयोग शरीर के आंतरिक अंगों की छवि बनाने के लिए होता है। अगला प्रश्न है आपका कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा, मधुमेह, रिकेट्स, स्कर्वी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका बी, मधुमेह, डायबिटीज। इंसुलिन जो होता है वो रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से मधुमेह डायबिटीज होता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण किस अंग के द्वारा होता है। अगला प्रश्न होता है कि सोनार तकनीकी का उपयोग मुख्य रूप से कहां किया जाता है? अंतरिक्ष में दूरी मापने में, समुद्र की गहराई मापने में और डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने में, हवा में विमान की गति मापने में, पृथ्वी के कोर का अध्ययन करने में, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका बी, समुद्र की गहराई मापने और डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने में। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। पराश्रव्य यानी कि अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग समुद्र के नीचे नेविगेशन और रेंजिंग के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि गोल्डन राइस किस विटामिन की कमी को दूर करने के लिए विकसित किया गया है? सही उत्तर है आपका विटामिन ए। गोल्डन राइस एक GM फसल है जिसमें बीटा कैरोटीन होता है जो शरीर में विटामिन ए में बदल जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि पिनाका क्या है जिसे DRDO ने विकसित किया है? एक हल्का लड़ाकू विमान है, एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है, एक टैंक है, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका बी, एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस प्रजाति के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है? बाघ, घड़ियाल, एक सींग वाला गैंडा, एशियाई शेर, या इनमें से कोई नहीं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, घड़ियाल। यह अभ्यारण्य गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल और गंगा डॉल्फिन का घर है। अगला प्रश्न है आपका कि वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI में कितने प्रदूषकों को शामिल किया गया है? सही उत्तर है आपका बी, 8। PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, NH3 और
पीबी यानी कि सीसा। अगला प्रश्न है आपका कि नागोया प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और लाभ साझाकरण से। देखिए, आप मेरे साथ बने रहेंगे तो इन मॉक टेस्ट को करने से आपको एक एक चीज याद हो जाएगी। इनका उद्देश्य यही है कि आपको सारे प्रश्नों को रटा दिया जाए, है ना? इनमें से बहुत से प्रश्न आपको याद होने लगे होंगे और धीरे-धीरे सारे याद हो जाएँगे। हमारा उद्देश्य यही है कि जब आप बार-बार प्रश्नों को देखेंगे तो प्रश्न आपके दिमाग में छप जाएगा। जैसे ही आप देखेंगे आपको याद आ जाएगा नागोया, आनुवांशिक संसाधनों तक पहुँच और लाभ साझाकरण, एबीएस। ठीक है? यह जैव विविधता कन्वेंशन के तहत एसेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, एबीएस से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। इको आ गया, क्या आ गया? इको, तो पर्यावरण जोड़ लीजिए, इकोलॉजी। इको मार्क का चिन्ह मिट्टी का घड़ा है और यह पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि अम्फान चक्रवात का नामकरण किस देश में किया था? भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड, श्रीलंका। तो सही उत्तर है आपका सी। 2020 के सुपर साइक्लोन अम्फान का नाम थाईलैंड ने दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो ये कैबिनेट मंत्री के समकक्ष का होता है। बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का गुर्दा कहा जाता है? तो सही उत्तर है आपका बी, आर्द्रभूमि। आर्द्रभूमि पानी को छानने और प्रदूषकों को हटाने का काम करती हैं, इसलिए इन्हें प्रकृति का गुर्दा कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कथन दिया गया है, कारण दिया गया है, लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे संकेतक हैं। कारण है कि वे सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। दोनों सही हैं और सही व्याख्या करते हैं। लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों विशेषकर SO2 अधिकता वाले में नहीं उगते हैं, इसलिए वे प्रदूषण के प्राकृतिक संकेतक हैं। अगला प्रश्न है आपका कि क्योटो प्रोटोकॉल की दूसरी प्रतिबद्धता अवधि कब समाप्त हुई? सही उत्तर है आपका यहां पर सी, 2020 में। दोहा संशोधन के तहत दूसरी अवधि 1 जनवरी 2013 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2020 को समाप्त हुई। अगला प्रश्न है आपका कि सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? चीनी, जापानी, यूनानी, लैटिन या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका बी, जापानी। इसका सही अर्थ होता है बंदरगाह की लहरें, हार्बर वेव्स। अगला प्रश्न है आपका कि भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? सही उत्तर है आपका बी, मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC। अगला प्रश्न है आपका कि मिनी माटा रोग का कारण क्या है? आर्सेनिक प्रदूषण, पारा कैडमियम प्रदूषण, सीसा प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका बी, पारा। पारे से दूषित मछली खाने से होता है, यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है आपका कि अर्धशासकीय पत्र डीओ लेटर में उत्तम पुरुष मैं हम का प्रयोग क्या है? वर्जित है, किया जाता है, केवल कनिष्ठ अधिकारी करते हैं, कभी नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, किया जाता है लेकिन व्यक्तिगत शैली में। डीओ पत्र, अर्धशासकीय पत्र जो होते हैं वो दो अधिकारियों के बीच व्यक्तिगत स्तर पर लिखा जाता है, इसलिए इसमें मैं का प्रयोग होता है और शैली अनौपचारिक होती है। अगला प्रश्न है आपका कि महोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है? महाधन उर्मी, महाधन ऊर्मी, महोधन मिर्म, महधन ऊर्मी। तो सही उत्तर है आपका यहां पर बी ऑप्शन, महाधन ऊर्मी। ये गुण संधि का उदाहरण है और ये आ धन ऊ मिलाकर ओ बनाता है। उर्मी का अर्थ लहर होता है। अगला प्रश्न है आपका कि दशानन में कौन सा समास है? द्विगु है, कर्मधारय है, बहुब्रीय है, तत्पुरुष है। और सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, बहुब्रीय। 10 है आनंद जिसके, यानी कि मुख। रावण तीसरा अर्थ निकलता है तो ये बहुब्रीय है, 10 देखकर आप द्विगु समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उपत्यका का विलोम शब्द क्या होता है? सही उत्तर है आपका अधित्यका। उपत्यका होता है पर्वत के नीचे की भूमि और अधित्यका होता है पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है? वानर है, बंदर है, पर्यक है, पर्यंक है या वधु है?
या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है आपका बी, बानर, बंदर, बी बंदर। बानर तो तत्सम है, बंदर आपका तद्भव है। बधु, पर्यंक, बानर ये सभी तत्सम होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द है, जठरानल, बड़वानल, दावानल, कामानल। तो सही उत्तर है आपका सी, दावानल होती है। पेट की अग्नि जठरानल होती है और समुद्र की जो आग है वो बड़वानल होती है। अगला प्रश्न है आपका कि घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाजी, तुरंग, है, कटक या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है आपका डी, कटक। कटक का अर्थ सोना होता, सेना होता है। क्या होता है? सेना होता है। बाजी, तुरंग और है जो है आपका, ये घोड़ा के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? कृपया दरवाजा बंद कर दीजिए, मैंने अपनी पुस्तक पढ़ ली है, वह महिला बहुत विद्वान है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो महिला के लिए विदुषी का प्रयोग होता है, विद्वान का नहीं होता है। तो सी आपका अशुद्ध हो गया। अगला प्रश्न है आपका अपादान कारक का चिन्ह क्या है? ने, को, से, में, पर इनमें से कोई नहीं? तो सी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। अपादान का कारक से होता है और ये अलग होने के अर्थ में होता है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा। अगला प्रश्न है आपका क्रिया विशेषण किसका भेद है? विकारी शब्द का, अविकारी शब्द का, संज्ञा का, सर्वनाम का, इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है आपका बी, अविकारी शब्द अवयव का, जिसमें लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका कि हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? सही उत्तर है आपका लिखने में अक्षर शब्द छूट जाने पर संकेत देने के लिए। ये त्रुटिबोधक चिन्ह है। छूटे हुए शब्द को लिखने के लिए इसका प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है आपका कि गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? सही उत्तर है आपका बी, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना, संक्षेप में गहरी या विस्तृत बात कहना। अब हम बढ़ेंगे कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की तरफ, जो आपके सिलेबस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रश्न है आपका कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की मुख्य विशेषता क्या है, जिस पर आधुनिक कंप्यूटर आधारित है? डेटा और प्रोग्राम के लिए अलग अलग मेमोरी, डेटा और निर्देश एक ही मेमोरी में संग्रहित होते हैं, इसमें सीपीयू नहीं होता है, यह केवल एनालॉग डेटा प्रोसेस करता है या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जहां डेटा और निर्देश एक ही मेमोरी स्पेस शेयर करते हैं। अगला प्रश्न है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। स्पूफिंग, स्नीफिंग, फिशिंग और स्पैम। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सी सूची सही सुमेलित है, कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित है। तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन ए। स्पूफिंग होता है पहचान की चोरी कर के लिए स्वांग रचना। स्नीफिंग होता है नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करना। और आपका फिशिंग जो होता है वो धोखे से जानकारी लेना। और स्पैम अवांछित थोक संदेश होते हैं जो आपको ईमेल में आपके एक फोल्डर होता है स्पैम नाम का। अगला प्रश्न है आपका कि IPv4 और IPv6 के बीच पते एड्रेस की लंबाई का सही अंतर क्या है? IPv4 32 बिट और IPv6 128 बिट। बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। IPv4 32 बिट लगभग 4 बिलियन पते हैं और जबकि IPv6 128 बिट का होता है, इसमें असीमित पते बनाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में मशीन कोड में बदल देता है। कारण दिया गया है कि इंटरप्रेटर प्रोग्राम को लाइन दर लाइन एग्जीक्यूट करता है। तो बताइएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन वे एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि अलग अलग अनुवादक हैं। बी, ए सही है और आर गलत है। सी, ए गलत है, आर सही है, दोनों गलत हैं, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, दोनों कथन सही हैं। कंपाइलर तेज होता है जैसे C++, जबकि इंटरप्रेटर धीमा होता है जैसे पाइथन, लेकिन डिबगिंग आसान बनाता है। अगला प्रश्न है आपका कि MS एक्सेल में यदि आप सेल A1 में 5 और B1 में 10 लिखते हैं और C1 में A1 एंड B1 फार्मूला लगाते हैं तो परिणाम क्या होता है? 15, 510, 50, एरर, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा यहां पर बी, 510।
एंड ऑपरेटर जो होता है एक्सेल में टेक्स्ट को जोड़ता है, इसलिए 5 और 10 मिलकर टेक्स्ट स्ट्रिंग 510 बन जाएंगे, ना कि ये जुड़ेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, टेक्स्ट को जोड़ देता है, एक स्ट्रिंग बना देता है। जैसे A1 में आपने फर्स्ट नेम लिखा अभिषेक, B1 में प्रताप लिखा, है ना? तो क्या हो जाएगा, जब A1 एंड जो एंड ऑपरेटर B1 करेंगे तो यहाँ पर आपका अभिषेक प्रताप बन जाएगा। एक में आपने अखिलेश लिखा, दूसरे में आपने यादव लिखा, तो क्या हो जाएगा, जब स्ट्रिंग लगाएंगे तो अखिलेश यादव हो जाएगा। ऐसे ही आपका ये स्ट्रिंग बनाता है योगी आदित्यनाथ। तो फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, इस तरीके के दो चीजों को जोड़ने के लिए एंड ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है कि आपने डेटा अलग अलग लिया लेकिन उसको आपको एक जगह दिखाना भी है, तो एंड ऑपरेटर का प्रयोग करके स्ट्रिंग बना लिया आपने। अगला प्रश्न है आपका कि वर्चुअल मेमोरी क्या है? एक प्रकार की रैम है, हार्ड डिस्क स्पेस का वह हिस्सा जिसे सीपीयू एक्सटेंड रैम की तरह उपयोग करता है, क्लाउड स्टोरेज है, कैश मेमोरी है, इनमें से कोई नहीं। वर्चुअल मेमोरी क्या है, यह आपसे पूछा गया है और सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी। जब रैम भर जाती है तो सिस्टम हार्ड डिस्क के एक हिस्से को अस्थायी रैम वर्चुअल मेमोरी के रूप में उपयोग करता है, इसे वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? डेटा एन्क्रिप्ट करना, डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में बदलना, ईमेल भेजना, फाइल डाउनलोड करना, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन। डोमेन नाम जैसे google.com है ना, तो facebook.com है, x.com है, तो इनको क्या करना है, इसको क्या करता है, एक आपका आईपी एड्रेस में बदल देता है। डीएनएस मानव पठनीय नामों को आईपी में बदलता है, फोन बुक की तरह। अगला प्रश्न है आपका कि रैड तकनीकी का उपयोग डेटा स्टोरेज में क्यों किया जाता है? केवल स्पीड बढ़ाने के लिए, डेटा रिडंडेंसी और परफॉर्मेंस सुधार के लिए, कई डिस्कों का उपयोग करके, वायरस से बचाने के लिए, मॉनिटर रेजोल्यूशन को बढ़ाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो रैड तकनीकी का उपयोग डेटा स्टोरेज में क्यों किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, यहां पर रैड यानी कि रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, डेटा को कई डिस्कों पर स्टोर करता है ताकि एक डिस्क फेल होने पर डेटा सुरक्षित रहे। बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि ओएसआई मॉडल की कौन सी परत डेटा पैकेट को फ्रेम में बदलती है और मैक एड्रेस का उपयोग करती है? नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, सेशन लेयर, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, ओएसआई मॉडल की कौन सी परत डेटा पैकेट को फ्रेम में बदलती है और मैक एड्रेस का उपयोग करती है? सही उत्तर है आपका बी, डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर ये लेयर 2 होती है, पैकेट को फ्रेम में कैप्सुलेट करती है और भौतिक पते मैक के आधार पर डेटा भेजती है। अगला प्रश्न है आपका कि ब्लूटूथ तकनीकी किस मानक पर आधारित है? तो यहां पर आपके 5 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, IEEE 802.15.1 ब्लूटूथ के लिए है, 802.11 वाईफाई के लिए है और 802.3 ईथरनेट के लिए है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है? एक डेटाबेस मैनेजमेंट टूल है, एक प्रकार का साइबर हमला जिसमें डेटाबेस को हेरफेर करने के लिए दुर्भावनापूर्ण एसक्यूएल कोड बदला जाता है, एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हार्डवेयर अपग्रेड है, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, यह एक कोड इंजेक्शन की तकनीकी है जो डेटाबेस की सुरक्षा को भेदने के लिए उपयोग की जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि ASCII कोड ASCII मानक कितने अलग अलग वर्णों को निरूपित करता है? 64, 128, 256, 1024। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 128 7 बिट। मानक ASCII कोड जो होते हैं वो 7 बिट कोड है जो 128 वर्णों 0 से 127 को रिप्रेजेंट करता है। विस्तारित ASCII कोड 8 बिट 256 का होता है। अगला प्रश्न है आपका कि ई साइन सेवा भारत में किस बुनियादी ढांचे पर आधारित है? केवल पैन कार्ड, आधार, ई केवाईसी, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, आधार, ई केवाईसी। ई साइन एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा है जो आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करती है। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस वर्ड में गटर मार्जिन क्या है? पेज के नीचे का मार्जिन, बाइंडिंग के लिए छोड़ा गया मार्जिन स्थान, पैराग्राफ के बीच की जगह, हेडर का मार्जिन, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, गटर मार्जिन वह अतिरिक्त स्थान है जो प्रिंटिंग के बाद बाइंडिंग के लिए जोड़ा जाता है ताकि टेक्स्ट ना छिपे।
अगला प्रश्न है आपका कि सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को मापने की इकाई क्या है? तो बहुत ही आसान उत्तर होगा आपके लिए, कई बार ये आप पढ़ चुके हैं। सही उत्तर है आपका बी, फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। सुपर कंप्यूटर की गति पेटाफ्लॉप्स या एक्साफ्लॉप्स में मापी जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि एचटीटीपी स्टेटलेस प्रोटोकॉल में स्टेट बनाए रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कुकीज का, फायरवॉल का, आईपी एड्रेस का, डीएनएस का। तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ए, कुकीज। चूंकि एचटीटीपी स्टेटलेस है, वेबसाइटें उपयोगकर्ता की जानकारी याद रखने के लिए कुकीज का उपयोग करती हैं। अब हम बढ़ेंगे यूपी जीके की तरफ। उम्मीद करता हूं आप क्लास में अभी तक बने रहे होंगे और वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। अगर नहीं किया है तो जल्दी से करिए और क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। सूची 1 में जनजाति दी गई है, सूची 2 में जिला दिया गया है। इनको आपको मिलान करना है। पहरिया, अगरिया, सहरिया और बुक्सा कहाँ पाई जाती हैं? तो बुक्सा जनजाति जो है आपकी, ये आपकी बिजनौर में पाई जाती है। पहरिया जो है सोनभद्र में, अगरिया सोनभद्र में, सहरिया ललितपुर। तो ये आपके सभी सही सुमेलित है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। पहरिया और अगरिया मुख्य रूप से सोनभद्र में, सहरिया ललितपुर में और बुक्सा बिजनौर में पाई जाने वाली जनजाति है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश राज्य भू जल प्रबंधन एवं विनिमय अधिनियम किस वर्ष अधिसूचित किया गया था? 2010, 2019, 2005 या 2022? सही उत्तर है आपका बी, भूजल स्तर में सुधार के लिए अधिनियम 2019 में लाया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में स्थित देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस शैली का सबसे पुराना उदाहरण माना जाता है? द्रविड़ शैली, नागर शैली यानी कि पंचायतन शैली, वेसर शैली, मुगल शैली या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, नागर शैली। ललितपुर में यह स्थित है, गुप्तकालीन मंदिर है, नागर शैली में बना है और पंचायतन रचना की का भारत में सबसे प्रारंभिक उदाहरण है। इसमें पहली बार शिखर का प्रयोग हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, रिहंद बांध परियोजना या गोविंद वल्लभ पंत सागर से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? केवल उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश और बिहार। रियंद बांध सोनभद्र में है, लेकिन इससे बिजली और सिंचाई का लाभ यूपी और बिहार और आंशिक एमपी को भी मिलता है। मुख्य रूप से यूपी और बिहार है। आगे दिया गया है सूची 1, दूसरे में सूची 2। एक तरफ संस्थान है, दूसरी तरफ स्थान है जिनको आपको सही सुमेलित करना है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान आपका मथुरा में है, तो आपका ए ऑप्शन सही है। श्रम संस्थान नोएडा में है। कालीन के लिए भदोई जानी जाती है, तो यहाँ पर भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा में है। विवि गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ये भी आपका नोएडा में है। बकरी जो संस्थान है आपका, ये आपका मखदूम मथुरा में है। अगला प्रश्न है आपका कि सरसावा हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? वायुसेना स्टेशन। गाजियाबाद, हिंडन, सहारनपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, बमरौली। बताइएगा सरसावा हवाई अड्डा। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, सहारनपुर में स्थित है। हिंडन गाजियाबाद में है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम और प्लेटिनियम दोनों के निक्षेप मिलने की संभावना व्यक्त की गई है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, ललितपुर। ललितपुर खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ यूरेनियम और प्लेटिनियम और तांबा पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का भाबर क्षेत्र कृषि के लिए अनुपयुक्त है, ये कथन है। कारण है कि यह कंकड़ पत्थरों से निर्मित है और यहाँ नदियां भूमिगत होकर बहती हैं। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी करते हैं एक दूसरे की। शिवालिक के दक्षिण में भाबर क्षेत्र कंकरीला और पथरीला है, जहां पानी रुकता नहीं है, इसलिए खेती के लिए कम उपयुक्त है। गहरी जड़ों वाले पेड़ों को छोड़कर यहाँ पर और चीजें उगना थोड़ा कठिन होता है। अगला प्रश्न है आपका कि समस्तपुर पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? 5 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही और सही उत्तर है आपका रायबरेली, यह सलोन के पास में स्थित है। लाग बहौसी कन्नौज में और सांडी हरदोई में। अगला प्रश्न है आपका कि ओडीपी योजना के तहत मूंज उत्पाद के लिए कौन सा जिला युग्म सही है? प्रयागराज, सुल्तानपुर अमेठी, गोरखपुर बस्ती, लखनऊ उन्नाव, आगरा मथुरा, इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, प्रयागराज, सुल्तानपुर और अमेठी, ये तीनों जिला का ओडीओपी मूंज उत्पाद है।
अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का शुभारंभ कब हुआ था? 1995, 2001, 2005 या 2010? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन 1 जुलाई 2001 को शुरू किया गया था यूपी में वनीकरण को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है आपका कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्गम और समापन स्थल क्या है? तो सही उत्तर यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चित्रकूट भरतकूप से इटापा कुदरेल तक। चित्रकूट NH-35 से शुरू होकर इटाबा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर मिलता है। लंबाई इसकी 296 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है आपका कि राहुल सांकृत्यायन संस्थान संग्रहालय कहाँ स्थित है? 5 ऑप्शन है, एक सही है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, गोरखपुर विश्वविद्यालय में यह स्थित है, जहां मुहरें, सिक्के और पांडुलिपियां संग्रहित है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चाकू नगरी के नाम से जाना जाता है? और सही उत्तर है आपका बी, रामपुर। रामपुर अपने चाकू उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 12 अक्टूबर 2005, 14 सितंबर 2005, 2006, 2008 या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 14 सितंबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यूपी राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 को हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 असहयोग आंदोलन के दौरान किसने की थी? मदन मोहन मालवीय, शिव प्रसाद गुप्त और भगवान दास, आचार्य नरेंद्र देव, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, शिव प्रसाद गुप्त और भगवान दास ने इसकी स्थापना की थी। गांधी जी ने शिलान्यास किया था किसका? काशी विद्यापीठ का। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, लखनऊ। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में है। सुरक्षा के स्थान पर कहीं कहीं पर आपको संरक्षा भी लिखा हुआ मिलेगा। अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। एक तरफ ताप विद्युत केंद्र दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्थान दिए गए हैं और ये सभी आपके सही सुमेलित हैं। हरदुआगंज अलीगढ़, पनकी कानपुर, पारीछा झांसी और अनपरा सोनभद्र। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका कि सरदना महोत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? आगरा, मेरठ, सहारनपुर, बागपत, इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, मेरठ में। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोहर लोकगीत विशेष रूप से गाया जाता है? केवल बुंदेलखंड, पूर्वांचल और अवध, केवल ब्रज, रुहेलखंड, इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। सोहर संस्कार गीत है जो बच्चे के जन्म के अवसर पर पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में गाया जाता है। तो ये रहा आपका 100 प्रश्नों का यूपी लेखपाल का मॉक टेस्ट। उम्मीद करता हूं आपने 100 प्रश्नों को कंप्लीट किया होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना मॉक टेस्ट सही लगा, यूपी जीके के प्रश्न आपको कैसे लगे और ये स्तर कैसा था। इन 100 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न आ रहे थे। पिछले काफी दिनों से आपको वीडियो नहीं मिल पा रहे थे, उस असुविधा के लिए हमें खेद है, हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि मुझे किसी कारणवश लगातार अस्पताल में रहना पड़ रहा था और आज से आपको निरंतर वीडियो देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके वहां से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, पूरी जानकारी भी पीडीएफ से जुड़ी हुई मिल जाएगी। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।